हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक बहुत मेन टॉपिक लेने जा रहे हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें हमारे पास केमिस्ट्री में 5 लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ से हमें ये कन्फर्म होता है इन 5 लॉज से कि कैसे एलिमेंट जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म कंपाउंड। कितनी रेशियो में कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा अदर एलिमेंट के साथ, क्या उसकी परसेंटेज होगी, कितने मोल में वो कंबाइन करेगा एंड दे विल फॉर्म कंपाउंड। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी गैस है वो कितने मोल में या कितनी रेशो में कंबाइन करेगी। तो इस तरह से हमारे पास हम यहाँ पे 5 लॉज लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और पहला लॉ हम यहाँ पे लेते हैं और उस लॉ का नेम है यहाँ पे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आते हैं। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज the total mass of product is equal to the total mass of the reactant। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास हम ऐसे सिंपल ले लेते हैं, एक A है और B है, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ बन जाता है A प्लस B। इसका मतलब ये हो गया कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा इक्वल टू आएगा किसके बराबर, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। और हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं sum of mass of a reactant is equal to sum of mass of product। ये हमेशा बराबर रहेगा। या इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपली कि हमने बोला कि ये हमेशा बराबर रहेगा इनका मास, चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का किसी भी रेशो में अगर हम कंबाइन करें। अब हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि ये कैसे हम इसको बोल सकते हैं, हाउ इट इज प्रूव। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, जैसे हम बोलते हैं कार्बन और यहाँ पे हमने ले लिया O2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, CO2। अब सभी को पता है कार्बन का जो मास है वो 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो कार्बन का कितना हो गया 12 और यहाँ पे 2 हैं, O2 2 है, तो 16 होता है एक का, तो यहाँ पे आपका हो गया 32। और यहाँ पे कार्बन का हो गया 12 और 2 है यहाँ पे ऑक्सीजन के, तो प्लस 16 इंटू 2, तो ये टोटल हो गया आपका 44। और इसका भी अगर हम टोटल करते हैं तो ये भी आपका हो गया 44। तो इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जो अभी हम ऊपर बात करना चाह रहे थे अपने लॉ में, वो हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। लेकिन एक चीज आपको बता दें, ये जो हमारे लॉ है ये 1740 और 1760 के बीच में आया था, तो उस टाइम तो ये एप्लीकेबल था। लेकिन आज की डेट में अब नए लॉ आ गए हैं तो ये लॉ अब एप्लीकेबल नहीं होता है। तो फिर भी हम इस लॉ को यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से हम इसको समझते हैं और प्रूव करते हैं कि ये कैसे होगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसका एक न्यूमेरिकल कि ये कैसे हम इसको लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास और इसको हमने प्रूव करना है अभी। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन C2H6 ऑन कंप्लीट कंबसन गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O ये देती है यहाँ पे। तो हमने प्रूव क्या करना है, सो दैट द रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये न्यूमेरिकल यहाँ पे बनता है हमारे पास, तो ध्यान देना आपने यहाँ पे। इसका आंसर अभी हम करते हैं, कैसे करना है इसको ध्यान देना है। अब देखो हमने यहाँ बोला है
कंबसन, कंप्लीट कंबसन। और सबको पता है कंबसन हमेशा कैसे होती है, जब हम ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंप्लीट कंबसन किसकी हो रही है, C2H6 की। इसको हमने कंप्लीट कंबसन करनी है विद किसके साथ, ऑक्सीजन। और ये हमारे इस न्यूमेरिकल में भी क्लियर हो रहा है, जब कंप्लीट कंबसन होगी इट विल गिव्स CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे हम सीधा भी लिख सकते हैं CO2 और यहाँ पे आ गया H2O प्लस सम हीट ये रिलीज करता है, तो हीट भी हमने साथ में लिख दिया। अब ये हमारे पास हो गया, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है रिएक्शन। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो अब आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, कंप्लीट करना सीखना है कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ध्यान दीजिए कार्बन है 2, तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 पूरे हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास है 6, तो हमारे पास यहाँ पे तो 2 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गए 6। लेकिन अब बात आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और ये 3 7 हो गए। तो हम यहाँ पे 7 लेना चाहते हैं, तो 7 हमें कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 7/2। क्यों, क्योंकि 2 से ये 2 कटता है, तो ये 7 हो गया। अब जब भी आपको ऐसा कभी रिएक्शन आ जाए लाइफ में, तो हमने 7/2 नहीं लेना है। आप इस रिएक्शन को जब भी यहाँ पे 1/2, 3/2, 5/2 कुछ भी आ जाए, मतलब नीचे 2 आ जाता है, तो पूरे रिएक्शन को हम डबल कर देंगे। डबल मीन्स यहाँ पे आप 1 देख रहे हो, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। तो हम कर देते हैं यहाँ पे 2C2H6। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन थे 7, तो हम यहाँ पे कर देंगे डबल, तो 7 के हो गए 14, तो 7O2 14। यहाँ पे हमारे पास थे 2, तो अब हम यहाँ कर देंगे डबल, तो क्या हो जाएगा 4CO2। यहाँ पे हमारे पास था 3, तो हम 6 कर देंगे 6H2O सीधा सीधा, और यहाँ पे आ गई हीट। अब जरा इस रिएक्शन के ऊपर ध्यान दो। कार्बन कितने यहाँ पे 4 पूरे हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 पूरे हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे है हमारे पास 14, तो यहाँ पे देखो आप 8 और ये 6, तो 14 कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन। तो अब हमें ये रिएक्शन लिखने आ गया, तो ये भी थोड़ा सा आपने सीखना है इसको कैसे करना है कंप्लीट। तो ये तो हमने सबसे पहले अपने रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब हमने करना क्या है, देखिए अब सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इथेन के, जो इस न्यूमेरिकल में हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमने इथेन के, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। जब हम मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अब मास किसका है, देखिए यहाँ पे अगर आप ऊपर जाते हैं तो इसका मास कितना था इथेन का निकाल रहे हैं हम नंबर ऑफ मोल्स नीचे। तो अब हम 1.5, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.5, तो डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास लेना है हमने किसका, इथेन का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। CO2 का 12 यहाँ पे हमारे पास, तो अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 24 + 6 इथेन का। C2 12 होता है इसका, तो यहाँ पे हो गया 24 और हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, तो ये हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे आ गया 1.5 और ये हो गया हमारे पास 30। इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो अगर डेसिमल का नीचे 0 आ जाती है तो यहाँ पे आ गया 300 और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 1/20 और ये आ गया 0.05 मोल। किसके हैं ये, 0.05 मोल ऑफ इथेन। अब जरा ध्यान देना आपने, अब जो हमारा ऊपर हमने जो अभी ये लिखी थी आपकी न्यूमेरिकल में, हमने इसकी
वेट लिखी थी 1.5 ग्राम, CO2 की थी 4.4 ग्राम और वाटर की थी 2.7 ग्राम। हमने देखिए ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ऑक्सीजन की हमने कैलकुलेट करनी है। अब ऑक्सीजन की कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो हमने यहाँ पे करना है। अभी देखो, अब हम यहाँ पे इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 मोल ऑफ इथेन जो है उसके लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए? 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 मोल ऑफ C2H6, इट रिक्वायर्ड 7 मोल ऑफ O2। ठीक है, लेकिन हमारे मोल कितने लगे हैं यहाँ पे इथेन के? 0.05 मोल ऑफ इथेन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/2 और ऊपर हमारा आया था 1/20, तो 1/20 लिख देते हैं यहाँ पे हम। ये आ गया हमारे पास 7/40। ये आ गया हमारे पास किसके मोल? मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गए मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने निकालना क्या था यहाँ पे? मास ऑफ ऑक्सीजन। तो उसके लिए हमें ये चाहिए थे, तो अब हम इसका मास निकाल लेते हैं। देखिए मास कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख देते हैं अब मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर फिर से वही आ गया क्या? मास, और नीचे आ गया हमारे पास मोलर मास। तो हमने देखिए नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले थे, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। क्या आ गई? 7/40 इज इक्वल टू मास हमने कैलकुलेट करना है, वो ऐसे रहने दिया, और नीचे आ गया मोलर मास। तो मोलर मास हमारे पास आ गया 32। मोलर मास हमारे पास ऑक्सीजन का कितना आ गया? 32, क्योंकि O2 का निकालना है तो A का 16 होता है, तो 32। तो अब हमारे पास मास किसके बराबर आ गया? देयरफॉर मास इज इक्वल टू, अब मास किसके बराबर आ गया? यहाँ पे ध्यान देना आपने, 7/40 इंटू 32, इट इज 5.6 ग्राम। ये आपने चेक कर लेना है, 5.6 ग्राम कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा आपका। अब आप ऊपर चलते हैं, हम देखिए यहां पे हम बात कर रहे थे, हमने निकाल दिया 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम। अब जरा आप इन दोनों का सम कीजिए, 5.6 1.5 किसके बराबर आएगा? 7.1 ग्राम। और यहां पे आप कर दीजिए 4.4 प्लस 2.7, तो ये भी आपका आएगा 7.1। तो इट मीन्स क्या हो गया? द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये दोनों बराबर आ गए, हेंस प्रूव्ड। ये जो हमने बोला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो इसको ये अप्लाई होता है, जो अभी हमने पूरा ये न्यूमेरिकल यहाँ पे किया है। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और हम इसको बोल सकते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? इट स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड always contains same element combined together in the same definite proportion by weight। देखो ये नाम से क्लियर हो रहा है। कल हमने डेफिनेशन की थी कंपाउंड की, तो कंपाउंड में आपने देखा था उसे हम बोल देते थे कि प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, और जो भी मास होता था उसकी रेशियो क्या रहती थी? सेम। तो डेफिनेशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट होने चाहिए, कंबाइन टुगेदर, लेकिन प्रपोर्शन क्या रहेगा? हमेशा सेम, मतलब डिफरेंट नहीं होगा, बाय वेट। अब हम इस डेफिनेशन को मैं कुछ इसके साथ और ऐड करना चाहूंगा, और करके, और वो चीज आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपने देखनी है। तो हम फिर से लिख सकते हैं, ए प्योर
केमिकल कंपाउंड नो मैटर, ध्यान देना इस चीज के ऊपर, नो मैटर फ्रॉम विच source it has been obtained, it has been obtained, it contains the same elements। अब ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ए प्योर केमिकल कंपाउंड नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि वो कहां से आया है, फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कहां से हमें मिला है, इट कंटेन्स द सेम एलिमेंट, तो उसकी रेशो सेम होगी। अब हम इसको एक सिंपली भाषा में, हिंदी भाषा में बोल देते हैं कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो जहां से भी बना हो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे और उसी फिक्स प्रपोर्शन में होंगे, ये इसका मीनिंग हुआ। तो प्योर केमिकल कंपाउंड जहां से बना हो, सोर्स कोई भी हो, वो डिपेंड नहीं करता। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल हमने लिया है। मान लीजिए कल भी हमने एग्जांपल दिया था वाटर का, मैं सी वाटर लेके आया और मेरा एक फ्रेंड है, मान लीजिए वो रेन वाटर लेके आया, और आप में से कोई एक है, मान लीजिए वो टैप वाटर लेके आया। अब तीनों ही वाटर हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, H2O, फॉर्मूला क्या होगा H2O, और यहाँ पे H का मास सबको पता है 1 होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। तो हाइड्रोजन 2 हैं तो क्या होगा 2:16 हुआ, यहाँ पे भी 2 हैं तो 2:16 हुआ, यहाँ पे भी 2 हैं तो 2:16 हुआ। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:8, 1:8, 1:8। तो तीनों में रेशो जो थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो क्या रही, सेम। तो अभी हमने ये चीज बोली थी आपको, ए प्योर केमिकल कंपाउंड नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता फ्रॉम विच सोर्स इट हैज बीन ऑब्टेन्ड, कहां से मिला है वो, कहीं से मिला हो, इट कंटेन्स द सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट है तो उनकी रेशो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, इन डेफिनेट प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन होगा उसमें, ठीक है। तो हम उसे बोल सकते हैं दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब हम बात करते हैं, हम इसको अब एक न्यूमेरिकल से 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम उन 2 एक्सपेरिमेंट से हम इसको 1 बाय 1 समझेंगे तो आपको और ज्यादा ये क्लियर होगा। तो हम लेते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ये पेपर में आपको आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो क्या है देखेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 हमने बोला 2.343 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन इट यील्ड, क्या मिला हमें, यील्ड 0.4030 ऑफ MgO। और एक्सपेरिमेंट सेकेंड में हम बोल रहे हैं कि 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन यील्ड 0.302 ग्राम ऑफ MgO। तो दोनों में ही हमें क्या मिला है, MgO, और दोनों में ही हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ओके, तो बोथ हैव सेम कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, ध्यान देना। अब आपने हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैग्नीशियम था, फिर हमारे पास था यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो हमने फॉर्म किया दैट इज MgO, दैट इज MgO। तो अगर आप स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं तो मैग्नीशियम का हमारे पास कितना है, यहाँ पे 0.243 ग्राम,
243 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद और अगर हम यहाँ पे लेते हैं यील्ड ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0.403 ग्राम। इसको हम एक टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। सो अब हमने ऑक्सीजन का मास निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के क्या बना है, MgO बना है। तो MgO में से हम मैग्नीशियम को अगर हम माइनस कर देते हैं तो देखिए माइनस करके क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 061.0, ये आ गया ग्राम। और एक्सपेरिमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम का वेट कितना है 0.182 ग्राम। तो और MgO का अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है हमारे पास 0.302 ग्राम, ठीक है। तो अगर हम MgO को यहाँ से माइनस कर दें, क्योंकि इन दोनों को मिला के ये बना है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, ऑक्सीजन की क्या वैल्यू आ गई 021.0, ये आएगी, ठीक है। तो ये आ गई, तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई ऑक्सीजन की। अब हम देखना ये चाहते हैं कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उसकी रेशो सेम है कि नहीं है। यहाँ पे तो उसकी अलग आई है, अब देखते हैं। देखो अब हम फिर से लेते हैं आगे, एक्सपेरिमेंट 1 को ले लेते हैं हम, और हम रेशो निकालना चाहते हैं मैग्नीशियम इज टू ऑक्सीजन की, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब मैग्नीशियम की हमने निकालनी है, ऊपर मैग्नीशियम की आएगी, तो 0.243 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन की क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.160। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इट बिकम्स 1.51। और अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 2 की, तो फिर से Mg/O, तो यहाँ पे क्या आई है, ये है इसकी वैल्यू, तो 0.182 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन की ये है, तो ये आ गई 0.120, इट इज इक्वल टू अगेन 1.51। तो आप ध्यान दें दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम, और यही हम बोल रहे थे यहाँ पे। और अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें तो ये आएगी 3:2 और ये आएगी 3:2। ये आगे जाके आपको समझ में आएगा। इसमें इसका मीनिंग क्या हो गया कि 3 भाग 5 में से 3 भाग मैग्नीशियम है, 2 भाग ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी 5 भाग मैग्नीशियम है और 2 भाग क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारा बोलने का मतलब ये था कि ये हमारा प्रूव हो गया, दोनों एक्सपेरिमेंट का प्रूव हो गया कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रेशो है दैट इज सेम, वो चेंज नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने अपने 2 मेन लॉ पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में अगले 3 लॉ लेंगे। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द बेस्ट। ध्यान से आपने पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखना है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।